रात के लगभग 12 बजने का वक्त था जब आर्यन घर में दाखिल हुआ। गाड़ी खद्दी करते हुए जल्दी से अंदर आ गया। बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। सारा दिन बारिश बरसती रही और उस वक्त भी ठंडी हवाएं जिम को चीर रही थीं। ऑफिस में आज काम ज्यादा था और बस की एक मीटिंग भी थी, और वो भी हमदानी साहब के साथ ही थी। इसीलिए कोशिश के बावजूद आते आते काफी देर हो गई। सर्दी की वजह से जिम सन हो रहा था। अंदर आते ही उसने कोट उतार कर लाउंज में मौजूद सोफे पर रखा और उसे अंदाजा था कि घर में सब लोग सो चुके होंगे, क्योंकि वो असर के वक्त अम्मी को कॉल करके बता चुका था कि उसका आना देर से होगा। इसीलिए उसका इंतजार न करती रहे। उनकी जानिब से बेफिक्र होकर वो सीधा किचन में चला आया। किचन की लाइट ऑन करते हुए उसने गर्म कॉफी के बर्तन तलाश करने शुरू कर दिए। अपने लिए कॉफी का एक कप बनाकर वो रिलैक्स होना चाहता था। कुछ टाइम खुद के साथ गुजारने के बाद एक गहरी नींद लेना चाहता था। कुछ देर के बाद उसने अपने लिए कॉफी तैयार कर ली। भाप उड़ाते कप को लेकर वो मुद्दा ही था जब उसे स्टोर रूम में कुछ खटके का एहसास हुआ और उसने आंखें सिकोदिच कर स्टोर रूम की जानिब देखा था, जो कि किचन से कुछ ही फासले पर था। स्टोर रूम की लाइट ऑन थी। उसे हैरत हुई, उस वक्त वहां कौन हो सकता है? सब लोगों को उस वक्त अपने अपने कमरे में होना चाहिए था। महज तजस्सुस के वो कॉफी समेत स्टोर रूम की जानिब चल पड़ी डिढ़ा। घर में सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। रात सर्दी के शदीद लिहाफ को लपेटकर जमीन पर उतर रही थी और ऐसे में उसके दिल में तजस्सुस का अजीब सा खरीदी डेंका था। स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने वो दरवाजा धकेल दिया। चर की आवाज के साथ ही दरवाजा खुलता चला गया और अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। कुछ देर तो वो जायजा लेता रहा और फिर कॉफी का कप लबों से लगा लिया। अब अंदाज कुछ इस तरह का था कि वो स्टोर रूम में खड़ी डीढ़ा जांचती हुई नजरों से जायजा ले रहा था। कॉफी को लबों से लगाकर वो हल्के हल्के घूंट लेता हुआ, इससे पहले कि पीछे मुद्द जाता, जब उस खामोशी को एक तेज सांस की आवाज ने तोड़ दिया और उसे हैरत हुई। कोई यहाँ है? उसे लगा था टूटे हुए मेज की जानिब कोने में कोई दबक कर बैठा है। कोई और नहीं, शाल में लिपटा हुआ। वो वजूद शायद अलीना का था, लेकिन फिर भी अभी तक उसे कंफर्म नहीं था कि वो अलीना हो सकती है। क्या यहाँ कोई है? पूछते हुए वो अंदर दाखिल हो गया और रुख सीधा उसी की जानिब था। जब अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसे उस वक्त यहाँ देखकर वो हैरान हो गया था। पूरे वजूद को उसने शाल में लिपट रखा था। सर पर कैप ली हुई थी, लेकिन फिर भी सर्दी की शिद्दत से होंठ गहरे नीले हो रहे थे। उसने हैरत से उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो अलीना? उसका अंदाज नरम था, क्योंकि उसे अंदाजा हो रहा था कि वो पहले ही उसकी आमद से खौफजदा हो चुकी है। अपने चेहरे से हाथ उठाकर उसने बड्डी बड्डी गहरी भूरी आंखों को खोलकर उसे देखा। मासूम आंखों में खौफ हल्के हल्के डोरे ले रहा था और उसके साथ साथ नमी की झलक भी थी। गंदमी रंगत पर सर्दी से गुलाबी लाली छा रही थी। कॉफी का कप वहीं रखते हुए वो मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया। क्या तुम ठीक हो? उसके दोनों हाथों को थाम कर उसकी उंगलियों को गर्माहट दे रहा था। नाजुक हाथ ठंड की वजह से जमने के करीब थे और उसके पूछते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। चेहरे की रंगत बेतहा सुर्ख थी। गंदमी रंगत में खुली हुई सुर्खियां उसे मुजिद दिल फरीब बना रही थीं। ये शायद पहली मर्तबा था जब वो बाज़ाब्ता तौर पर एक दूसरे से यूं अकेले में गुफ्तगू कर रहे थे, वरना वो तो उसे देखते ही भाग जाती। और जब से उसे ये अंदाज़ा हुआ था कि उसे खौफजदा रहती है, उसने खुद भी बातचीत करना तर्क कर दिया था। उम्र में भी उससे काफ़ी बद्धा था और वैसे भी उसका रौब पूरे घर पर छाया हुआ था। लिहाजा उसे यही लगता था कि शायद रिश्ते का असर शर्म व हया की वजह से वो उससे दूर रहना चाहती हैं, और वो भी चाहता था कि तब तक वो सिर्फ खुद पर तवज्जो दे, जब तक कि रुखसती नहीं हो जाती। निकाह काफ़ी साल पहले हुआ था, उस वक्त जब वो लगभग 9 साल की थी, और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि निकाह के बावजूद भी उन दोनों के दरमियान हिचक की दीवार कायम थी। मेरे पेट में बहुत दर्द है, और मेरी लडखड़ाती हुई जुबान से उसे बताकर वो वहीं अटक गई। एक बार फिर अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी
और हकीकतन उसे देखकर परेशान हो गया था। क्या तुम ठीक हो? चंदा, मेरी तरफ देखो। गुद्दिया, प्लीज रोना बंद करो। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को अपनी उंगली के पोरों से चुनकर वो बेताबी से पूछ रहा था, और वो अभी भी सर झुकाकर मुसलसल रोए जा रही थी। चलो मेरे साथ आओ, कमरे में बैठकर बात करते हैं। सर्दी में इतनी देर बैठने की वजह से उसकी कमर भी अकद्दा चुकी थी। यहाँ पर उसे खद्दहा करके उसे बहस करना उसे फजूल ही लग रहा था। इसलिए उसे अपने साथ लगाए अपनी कॉफ़ी उठाए वो सीधा अपने कमरे में जा रहा था। जिंदगी में पहली बार वो पूरे हक से उसके सीने से लगी हुई थी। जायज़ हक में होने के बावजूद पहली बार वो उसके इतना करीब था कि आर्यन की धड़ाकनों का शोर उसके कानों में बज रहा था। उसके ठंडे वजूद को अपने वजूद की गर्मी से लिपटकर वो कमरे में लेकर गया और फौरी तौर पर हीटर को ऑन कर दिया। कुछ ही देर के बाद कमरे में गर्माहट फैलने लगी। कॉफ़ी का कप उसकी जानिब बढ़ाते हुए उसने उसे रिलैक्स होने के लिए कहा, अली, प्लीज़ रोना बंद करो। अगर इस तरह रोती रहोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। उसके सामने बैठा वो किसी छोटी बच्ची की तरह उसे पुचकार रहा था, और ये उसकी मोहब्बत का ये असर था कि वो कुछ ही देर में रोना भूलते हुए कॉफ़ी को लबों से लगा गई। कॉफ़ी पहले की निस्बत ठंडी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे सुकून मिल रहा था। अपने लिए आरामदेह लिबास निकालकर वो चेंज करने के लिए चला गया, जबकि वो सोफे के कोने में दबक कर अपनी सर्दी को कम कर रही थी। कुछ देर के बाद वो चेंज करके वापस आया तो वो इसी पोजीशन में बैठी थी। कॉफ़ी का खाली कप मेज़ पर रखा हुआ था। वो कुछ परस्कून हो गया। बेड पर आ जाओ, यहाँ कंबल में तुम्हें सुकून मिलेगा। उसके कहते ही उसने सुर्ख चेहरे को झुकाकर सर नफ़ी में हिला दिया। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो अच्छी तरह जानता था उसकी मौजूदगी में उसके बेड पर बैठने में वो कितनी अनकंफर्टेबल होगी, इसलिए उसके करीब चला आया। घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पगड़ी डीढ़े उसका चेहरा देख रहा था। क्या हुआ, तुम वहां क्यों छिपी हुई थी? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? उसे अंदाजा था नरगिस बेगम उसके साथ कितना सख्त रवैया इख्तियार करती थी, और उस वक्त भी उसे यही लग रहा था कि शायद नरगिस बेगम के सख्त रवैये की वजह से वो वहां छिपी हुई थी, या शायद ये उसकी नाराजगी का इजहार था। उसके यूं पूछने पर वो अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर कमरे में मौजूद चीज़ों का जायजा लेने लगी, जैसे कि तज्जुब का शिकार हो कि उसे बताना चाहिए या नहीं, और फिर अपने लबों को दांतों में दबाकर उसे देखने लगी। उस लम्हे कोई मेहर आर्यन से पूछता कि उसे कितनी मासूम लगी है, इतनी मासूम कि उसके रुखसारों पर बैठती हुई शबनम को उसने अपने लबों से चुनने की ख्वाहिश की थी, लेकिन फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसे देखता रह गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द है। और अपने पेट के निचले हिस्से पर सख्ती से हाथ रखते हुए वो चेहरा झुका गई। उसके चेहरे पर फैली हुई जर्दियों से ही उसे अंदाजा हो रहा था कि मामला संगीन है। वो पेट दर्द का शिकार। अगर तुम्हारे पेट में दर्द था तो तुम्हें अपने कमरे में रुकना चाहिए था। बाबा को या मम्मा को बताती, वो तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग लेकर आते। तुम स्टोर रूम में क्यों थी? एक बार फिर उसने अपना सवाल दोहराकर अपनी नजरों को उसके चेहरे पर जमा दिया। आंसू एक बार फिर आंखों की हदों को दौड़ते हुए बाहर गिरने लगे। अगर बिस्तर खराब हो जाता तो मम्मी जान बहुत नाराज होती। मुझे लगा कि मुझे वहीं रुकना चाहिए। उसकी बात पर खटकते हुए वो उसे देखता रह गया। यानी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो सिर्फ मम्मी जान के खौफ की वजह से वहां थी। क्या ये पहली मर्तबा है? उसने डायरेक्ट उसकी आंखों में देखकर पूछा। उसका लहजा पर एतमाद था। कुछ इस तरह से बात कर रहा था कि मेहर से खौफ ज़दा हो जाने वाली लड्डदहकी उसके सामने खुलकर अपनी हालत का इजहार कर रही थी। नहीं दूसरी दफ़ा, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ था और मम्मी जान नाराज़ हो गई थी। उसने शुक्र की सांस ली। यानी वो बुनियादी सामान से वाकिफ़। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत का सामान है और तुम उसे इस्तेमाल करना जानती हो? वो अब उसके बराबर में आकर बैठी है। जी। उसके लबों से हल्की सी सरगोशी बरामद हुई जो बाबे मुश्किल आर्यन के कानों तक पहुंची थी। ठीक है, अब तो परेशानी की बात ही नहीं है। अगर तुम कहो लेना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाता हूं, या फिर तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग ले आऊं। तुम्हें दर्द से आराम मिलेगा। उसके दोनों हाथों को नरमी से अपनी लपेट में लेकर वो उससे पूछ रहा था,
और उसे नफ़ी में सर हिला दिया। मैं ठीक हूँ। उसे लेके बेड पर बिठाते हुए उसने कंबल में लिपट दिया था। पहले की निस्बत अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। कमरे में गर्माहट का इजाफा होता जा रहा था और सुकून उसके चेहरे पर फैलता जा रहा था। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में हॉट वाटर बैग था जो उसने उसकी शफाफ हथेली पर रख दिया। हॉट वाटर बैग लेते हुए उसने एक मुश्किल निगाह आर्यन के चेहरे पर डाली और बेड क्राउ से टेक लगा ली। थोड़ी थी देर रेस्ट कर लो। आई होप कि तुम्हें आराम मिल जाएगा। नरमी से उसके बाल सहलाते हुए उसने उसे इत्मीनान दिलाया, जिसकी गहरी भूरी आंखें पहले ही सुर्ख डोरों से लबरेज हो चुकी थीं। रात इस कदर गुजर चुकी थी और अब जब थोड़ा सा सुकून मिला तो नींद उस पर बड़दी शिद्दत से हावी हो गई। उसने अपनी आंखों को खोलना चाहा था। उसे अभी अपने कमरे में जाना था, वहां जाकर लेट जाती। यहाँ तो सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन नींद का खुमार कुछ इस तरह से टूटकर बरसा कि कुछ ही मिनट्स में वो गहरी नींद सो गई और उसके परस्कून चेहरे पर एक इत्मीनान भरी नजर डालकर वो भी उसके करीब ही लेट गया। जिंदगी में पहली बार वो दोनों दूसरे के इस कदर करीब थे। फूफी की वफात के बाद दादा जान ने खुद ही ये फैसला कर लिया था कि सिकंदर साहब को इसे सोग में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देनी चाहिए। उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिकंदर साहब तारिक साहब के भतीजे थे। लगभग नादिया बेगम की वफात के 4 साल बाद ही सिकंदर साहब ने एक बार फिर शादी कर ली, लेकिन दादा मियाँ ने यह शर्त रखी थी कि अपनी नौआसी को वो अपने घर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो सौतेली माँ के अताब का शिकार रहे। जहाँ से रिश्ता तलब किया था उनकी भी शर्त यही थी कि वो बच्ची नहीं पालेगी। अपनी इकलौती बेटी की निशानी को वो किसी के हाथों रायगान नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए उसे अपने घर लेकर आए और यहाँ अपनी नज़रों के सामने ही उसे रखा। उस वक्त वो लगभग 9 साल की थी। उन्होंने सिकंदर साहब से खुद आर्यन के रिश्ते के मुतालिक बात की और आर्यन के साथ उसका निकाह पढ़ा दिया। उसकी उम्र लगभग 8 साल का फर्क था, लेकिन वो रिश्ते की नौइयत को बहुत अच्छी तरह से समझता था। अकबर मियाँ की भी यही ख्वाहिश थी कि उनकी भांजी किसी दूसरे के लिए बोझ न बन जाए। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी और यूं 9 सालह अलीना सिकंदर को अलीना बहार बना दिया गया। हो सकता था सब कुछ नॉर्मल रहता, लेकिन जब इस घर में आई नरगिस बेगम ने उसके साथ नफरत से भरा हुआ रवैया इख्तियार कर लिया। पहले पहल तो उन्हें कोई मसला नहीं था, लेकिन बकौल उनके तारिक साहब ने उनके इकलौते बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो अपनी मर्जी से अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढना चाहती थी। वो सारे ख्वाब पूरे करना चाहती थी, जो ख्वाब एक माँ अपने बेटे की पैदाइश पर ही सजा लेती है, लेकिन ये फैसला और ये रिश्ता उन्हें हरगिज कबूल नहीं था। एक ऐसी लद्ददकी जिसके सर पर कोई वारिस ही नहीं था, और इसी बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने अलीना से वो बाहर पा लिया। क्या लमान? बात बात पर उसे जिल्लत देना, छोटी सी उम्र में घर के सारे काम काज करवाना, हत्ता कि आज के हवाले से उसके जहन में ऐसा खौफ व हरास पैदा कर दिया था कि उससे हमेशा दूर रहती। उन्होंने कह दिया था अगर वो कभी आर्यन अर्द गिर्द भी नजर आई तो वो इतना बुरा सुलूक करेंगी कि वो हमेशा याद रखेगी, और इसीलिए घर में रहते हुए कभी उसने आर्यन से बात तक नहीं की। तारिक साहब उससे बेहदाहा मोहब्बत करते थे। वक्त के साथ साथ अकबर मियाँ की मोहब्बत भी मंद पड़ी आयच गई। औरत की बातों में इतना असर होता है कि अगर वो मुसलसल एक ही हवाले से बात करती रहें तो मर्द को कुछ न कुछ बदगुमान कर देती हैं। चाहे वो उसे जुबान से बुरा भला नहीं कहते थे, लेकिन अब उसके मामले में बोलना छोड़ ढा दिया था। उसके साथ उनका रवैया अच्छा था, लेकिन फिर भी नरगिस बेगम को वो कभी काबू नहीं कर पाए, और यही वजह थी कि नरगिस बेगम की नफरत और तशद्दुद में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। उस रात वो परस्कून होकर उसके पहलू में लेटी रही। जिस शख्स ने पूरे हक से उसे अपनी बाहों में समेटा था, उसका हद से ज्यादा ख्याल रखा। निकाह होने के बावजूद उसके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि वो खौफ में मुब्तला हो जाती, नहीं वो चाहता था कि उसकी मासूमियत को रौन दे। सुबह जिस वक्त वो बेदार हुआ, उस वक्त भी उसकी जानिब पुश्त किए वो बड़िधी गहरी नींद सो रही थी। उसने झुकते उसके चेहरे को देखा। ये एहसास दिल फरीब था कि वो उस पर एतमाद करती थी, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी हिचक के उस पर एतमाद कर
कि उसके पहलू में लेटी रही। चाहे उसकी बीवी थी, लेकिन फिर भी पहली मर्तबा हिचक शर्म व हया उद्दे उद्द जाती हैं। लेकिन उसका अंदाज पर एतमाद था और उसे अपने रिश्ते में यही एतमाद तो चाहिए था। पहली बार उसने झुकते हुए आहिस्तगी से उसके माथे को अपने लबों से छू लिया। एक दिलाफरीब एहसास उसके जहन में सरायत करता चला गया। यानी उसकी मिल्कियत थी सिर्फ उसकी। गंदमी रंगत में बेहदाहा सुर्खियां खुली हुई थीं। चेहरे पर सुकून था, बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और सफेद हाथों की मुट्ठियां बनाए उसने रुखसार के नीचे रखा हुआ था। काफी देर वो उसके दिलफरीब चेहरे का जायजा लेता रहा और फिर उठकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद उसने तैयारी की। आज एक बार फिर उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, तो बेहतर यही था कि वो उसे बेदार करके अपने कमरे में भेज देता या सुबह के आगाज से पहले ही उसे अपने कमरे में भेज देता। लेकिन उसे लगता था कि घर के लोग उस पर एतमाद करते हैं। वो बता देगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर उठकर अपने कमरे में चली जाएगी। इस बात को उसने इग्नोर करते हुए उसे वहीं सोने दिया और खुद नाश्ता करने के बाद सबको खुदा हाफिज कहकर चला गया था। नरगिस बेगम को यह बात खटक रही थी कि आज वो इतना देर तक कैसे सोई रही। तबीयत चाहे जैसे भी होती, सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने सुरैया के साथ मिलकर नाश्ता लगाना होता और तभी उनकी अना को तस्कीन मिलती थी। वो भला कैसे बर्दाश्त कर लेती कि वो बेदार हो जाएं और वो मालकिन की हैसियत से अभी तक सोती रहे। अकबर मियाँ का भी कोई ज़रूरी काम था, इसीलिए वो भी फ़ौरन ही निकल गए। नाश्ते के बाद तारिक साहब ने उसके मुतालिक पूछा था और नरगिस बेगम ने उन्हें कमरे में भेजते हुए कह दिया कि वो अपने कमरे में आराम कर रही है। उसे वो अब भी कुछ देर तक जगा देंगी। आज वो अच्छी तरह उसकी क्लास लेने का इरादा रखती थी। तभी जहन में पुख्ता इरादा करते उसे जगाने की गरज से जैसे ही सीढ़ियां चढ़ती हुई कमरे की जानिब गईं, वो उसे उन्हें आर्यन के कमरे से निकलती हुई नजर आई थी। वो इतनी खौफजदा थी कि उसने अर्द गिर्द भी नहीं देखा। बस अपनी शाल को हाथों में उठाए वो जल्दी से उसके कमरे से निकलती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो हैरत और बेयकीनी से उसे देखती रह गई। जिस वक्त वो अपने कमरे की जानिब मुद्दी थी, उनकी उकाबी नज़रों ने उसकी शर्ट पर लगे हुए उन सुर्ख धब्बों को बड़ी गहरी नज़रों से देखा था और तभी उनके तन बदन में आग लग गई। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि वो रात भर उनके बेटे के कमरे में रही। बदगुमानी और शक की एक दीवार उनके जहन पर जम गई और फटी फटी नज़रों से वो देर तक उसकी पुश्त को देखती रहीं, जब तक कि वो अपने कमरे में गायब नहीं हो गई। एक शदीद गुस्से ने उन पर हमला किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो रिश्ता जिसे वो कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, वो रिश्ता जो उन्हें हर हाल में तोड़ना था, निकाह के बाद रुखसती से पहले ही मुकम्मल हो गया। और इसी बात और इसी गुस्से ने उनकी जिद को हवा दी। वो फौरन उसके कमरे में चली गई। धार से खुलते हुए दरवाजे के 22 वॉशरूम में ही उसका दिल दहल गया। 1 मिनट से पहले बाहर आओ, इससे पहले कि मैं अंदर आकर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूं। नरगिस बेगम की सख्त आवाज ने उसकी रीरज की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। खौफजदा नजरों से दरवाजे को देखते हुए उसने कांपते हुए लहजे में कहा था, मैं आ रही हूं मम्मी जान, बस 2 मिनट। और वो जले पैर की बिल्ली की तरह ठहरते हुए अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को कम कर रही थी। कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर निकली। उसने अपना लिबास भी तब्दील कर लिया था। धुला हुआ चेहरा, लेकिन चेहरे पर गहरा खौफ था। नरगिस बेगम फौरन उसकी जानिब बढ़ी और उसे बाजू से पगड़ी डीडी आच कर झंझोर दे दिया। कहाँ थी तुम रात भर? उनकी सख्त जायजा लेती हुई नजरों का असर था कि नजरें झुकाती हुई गड्ढे डीडी का बढ़ता गईं। मैंने पूछा, कहाँ थी तुम? क्या तुम रात भर आर्यन के कमरे में थी? क्या कर रही थी तुम आर्यन के कमरे में? उनके सवालों पर उसने अपने खौफजदा दिल को गोया मुट्ठी में थाम लिया था। कांपती टांगों की वजह से अपने पैरों पर खड़ीदधा रहना मुश्किल था। वो उनके कमरे में सो गई थी तबीयत। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, उन्होंने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया। कहाँ हैं तुम्हारे वो कपट डिड्डे जिन पर तुम्हारी बदकिरदारी के दाग लगे हुए हैं? मैं फेंकूंगी तुम्हारे नाना के सामने, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि तुम कौन से गुल खिला चुकी हो। मेरे बेटे को काबू में करने के लिए तुमने अपनी इज्जत को गिरवी रख दिया। अपनी माँ से भी घटिया निकली बदकरदार लद्दकी। वो चीख पड़ती थी और चीखते हुए वॉशरूम में गई,
जहाँ छोटी सी बाल्टी में उसके कपडिद्दे पुडिद्दे थे। वो शायद उन्हें धोने का इरादा रखती थी, इसीलिए बाल्टी में उन्हें डुबो कर रखा। तुम तो हद से ज्यादा चालाक निकली। मैं तो समझती ही थी कि तुम सहमी हुई चिद्दिया कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे बेटे को काबू में कर लिया, उसके साथ रात गुजार ली तुमने। उसके बाजू को मोड़ देकर उसकी पुष्ट पर टिकाते हुए वो चीख रही थी, और वो हर बार अनजान बस आंसू बहाए जा रही थी। नहीं नहीं मम्मी जान, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बस तबीयत खराब थी। वो सफाइयाँ देती रह गई, लेकिन उन्होंने उसे खींचते हुए बेड पर धकेल दिया। जो भी था जैसा भी था, अगर तुमने अपनी जुबान से अब्बा जी के सामने इस बात का इकरार न किया तो समझ लेना मैं तुम्हारी जुबान काटकर कुत्तों को डाल दूंगी। खड्डे तुम्हें वो से तलाक दिलवाकर इस कुएं में फेंकवा दूंगी, जहां से तुम सारी जिंदगी वापस नहीं निकल पाओगी। और वो नफी में सर हिलाते हुए रो रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ मम्मी जान, आप गलत समझ रही हैं। आर्यन ने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस मेरी बात गौर से सुनो। उसके बालों को झंझोड़ते हुए उन्होंने उसकी बात को ही दरमियान में टोक दिया था। तुम अब्बा जी के सामने खुद बताओगी कि तुम आर्यन के कमरे में गई थी और इस ख्वाहिश का इजहार किया, और वो सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। अपनी बदकिरदारी का सबूत अपने नाना को अपनी जुबान से दोगी, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूंगी। जानती हो ना? उसकी गर्दन को दबोच कर उन्होंने चीखते हुए पूछा, और उसने फौरन इस बात में सर हिला दिया। जी ऐसा ही कहूंगी, मैं ऐसा ही कहूंगी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। उनके सामने हाथ जोड़ देते हुए वो बिलक बिलक कर रो पुड़ी डिढ़ी थी। अगर कोई और होता तो उस वक्त उस पर रहम खा लेता, उसे अपने बाजुओं में समेटकर ममता का एहसास दिलाता, लेकिन नरगिस बेगम के सारे एहसासात उसके लिए मर चुके थे। वो तो इस इंसान ने ही नहीं समझती थी को जाके अपनी बेटी समझना, और फिर जो कुछ उसने सोचा था ऐसा ही हुआ। शाम तक घर में एक हंगामा बरपा हो चुका था। उन्होंने हर एक को बता दिया कि उनके बेटे के साथ रात गुजार कर अपनी बदकिरदारी का सबूत दे चुकी है, और वो पूरा दिन ही अपने कमरे में बंद रही। सुरैया दोपहर का खाना रख कर गई। उसने जहर मार करते हुए चंद लुकमे हलक से उतारे। आखिर पेट का दोजख भरने के लिए भी अंधन देना पुड़ी डिशता है। उसे बस खौफ था वो नाना मियाँ के सामने क्या कहेगी, मुझ पर किस तरह इल्ज़ाम लगाएगी, और अगर नरगिस बेगम की बात न मानती तो उसके साथ क्या सुलूक इख्तियार करेंगी। इस बात का भी उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था। बाहर से चीखने की आवाज़ें मुतवातिर आ रही थीं। कुछ देर के बाद सुरैया ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। आपको बेडीडीडे साहब के कमरे में बुलाया जा रहा है। उसका दिल कांप गया। वहां यकीनन घर में अचका था, और वो भी इस हंगामे से बाखबर हो चुका था। रोती हुई आंखों को साफ करते हुए उठ काडिड्डी हुई। सर बुरी तरह चकरा रहा था। जर्द चेहरा खुश्क लब, लेकिन हाँ, उसकी हालत पर रहम खाने वाला कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने वो रहम की भीख तलब करती और उसे रहम दे दिया जाता। उस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे जो बिल्कुल गलत थे। बड़ी डिढ़ी मुश्किल से वो सीढ़ियां उतरते अपनी टांगों को घसीट कर तारिक साहब के कमरे तक गई। उसने दरवाजे को धकेला था। अंदर सब लोग उसके मुंतजिर। नरगिस बेगम लाल चेहरे के साथ संजीदा तासुरात से उसे देख रही थी। एक कोने में बाजू पुश्त पर बांधे आर्यन खड़िद्धा था, जो शदीद बदमजा था। सोफे पर अकबर मियाँ बैठे थे, जिनके चेहरे से भी परेशानी टपक रही थी, और बेड पर नीम दराज नाना मियाँ भी शायद उसी के मुंतजिर थे। लो आ गई, अब अपनी लाडधली से ही पूछ लें। मेरा तो किसी को एतमाद नहीं है। इधर से उधर टलते हुए उन्होंने अपनी जुबान का जहर उगला। तुम खामोश रहो नरगिस बेगम, अब्बाजी बाजी खुद बात कर लेंगे। उसने एक गहरी नजर आर्यन के चेहरे पर डाली थी। वो बड़ी दीदी बेचारगी से उसे देख रहा था, जैसे कि उसे लाखों उम्मीदें हों, लेकिन फिर भी उसके सामने शर्मिंदा नजर आ रहा था। जो कुछ तुम्हारी मम्मी जान कह रही हैं, क्या वो ठीक है? भले ही निकाह हो चुका था, लेकिन फिर भी तारिक साहब की आवाज हारी हुई थी। वो कुछ शिकस्ता नजर आ रहे थे। उसने सर उठाकर उनके चेहरे को देखा, और फिर बारी बारी सबके चेहरे को। नरगिस बेगम की वार्निंग देती हुई निगाहों से उसकी गहरी भूरी आंखें टकराईं, और उसने फौरन पलकों को झुका लिया। आंखें नमकीन पानियों से लब लब भर गईं। पूरा जिस्म कांप उठा।
हाथों की उंगलियां सख्ती से एक दूसरे में पिवस्त थीं और अगले ही लम्हे उसने इस बात में सर हिला दिया। सब कुछ साबित हो गया। नरगिस बेगम के चेहरे पर जीत की चमक फैल गई। सारी बात अपनी जुबान से बताओ अब्बा जी को कि तुम खुद आर्यन के कमरे में गई। तुमने अपनी हदों का भी ख्याल नहीं रखा। उसे बाजू से पगडीडी डांटते उन्होंने मजिद तारिक साहब के सामने खड्डी दुधा कर दिया। उसका सुर्ख चेहरा, उसे लग रहा था वो यहीं गिर जाएगी। खौफ की खतरनाक लकीरें अर्ध गिर्द फैली हुई थीं। कोई कैसे किसी की जात से इस कदर नफरत कर सकता है कि उसे यूं निशाना बनाकर हर एक की नजरों से ही गिरा दे। और उसके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, जो उसने कभी वहम व गुमान में भी नहीं सोचा होगा। हैरत और बेयकीनी से उसके चेहरे को देखता रह गया। तुम क्यों इतनी खौफजदा हो अलीना? प्लीज बताओ दादा जान को कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तुम्हें स्टोर रूम से अपने कमरे में लेकर गया था। प्लीज। वो इल्तिजा करता रह गया, लेकिन वो खामोश खड़ी डिधी रही। नरगिस बेगम उस रोज जीत गई। घर में हर एक ने एतमाद कर लिया था कि वो और आर्यन वो सब कुछ कर चुके हैं जो रुखसती से पहले नहीं करना चाहिए था। उन दोनों ने अपनी हदों का ख्याल नहीं रखा और तारिक साहब सख्त गुस्से में थे। वो हर एक को यकीन कराकर थक चुके थे। वो उस वक्त हार गया जब उसकी अपनी बीवी ने उसकी जात के खिलाफ फैसला कर दिया। वो नहीं जानता था कि वो किस दबाव का शिकार है, लेकिन उसे अपनी नेक नीति का इतना बुरा अजर मिला। ये बात उसे दुख का शिकार कर रही थी। तारिक साहब ने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कह दिया था कि एक ही हफ्ते के अंदर अंदर उनकी रुखसती रख दी जाएगी। चंद मेहमानों को बुलाकर उसे बाकायदा तौर पर रुखसत करके आर्यन के घर में भेज दिया जाएगा, ताकि घर की बात घर में ही रहे। जो कुछ नरगिस बेगम ने चाहा था वो उन्हें भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने तो सोच लिया था कि इस बात का बतंगड़दाय किताश बनाकर वो बात को तलाक तक ले आएंगी और आर्यन को इतना बदगुमान कर देंगी कि वो रुखसती से इनकार कर दें। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्ट हो गया। वो अपने कमरे में चला गया था। शदीद जहनी दबाव और गुस्से ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। बार बार उसे अलीना का चेहरा याद आ रहा था। वो कैसे उसके खिलाफ गवाही दे सकती थी? 4 लोगों के दरमियान अगर वो अपने शौहर के साथ खड्डी देती हो जाती तो क्या था? उसने तो एक बार भी शौहर होने के बावजूद उसे हाथ नहीं लगाया। गुस्सा जब हाथ से बरहा और जब्त की हदों से निकल गई तो वो बफाडीड दहाते हुए उसके कमरे में चला गया। धादत से उसके कमरे का दरवाजा खोला था, जहां वो बेड पर लेटी हुई थी। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। उसके करीब आ गया और उसे बाजू से पगडी तेज कर उठाकर अपने सामने बिठा दिया। किस दुश्मन का हिसाब निकाला है मुझसे? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था कि तुमने मुझे दादा जान और बाबा के सामने जिल्लत व रुस्वा कर दिया? उसने रोते हुए ही आर्यन के दोनों हाथों को पगड़ी डिधना चाहा था, लेकिन आर्यन ने सख्ती से अपने हाथों को झटक दिया। तुम्हें इतना ही शौक है मेरे साथ रात गुजारने का तो तैयार हो जाओ। जिस रोज रुखसत होकर आओगी तुम्हारे सारे शौक पूरे कर दूंगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें इस बात की सजा जरूर दूंगा कि तुमने मुझे सबकी नजरों में गिराकर मेरे किरदार को दागदार कर दिया। मेरी मोहब्बत और तवज्जो का ये सिला नहीं बनता था। वो बेहदाहा उसके करीब आकर झुकते हुए बात कर रहा था और उसकी तेज सांसें अलीना के चेहरे को जला रही थीं। बाब उसे क्या बताती कि वो जिस कैफियत से गुजर रही थी उस कैफियत से निकल पाना ही तो मुश्किल था। वो उसे क्या बताती कि सारा खेल उसकी माँ की तरफ से रचाया गया था। जिस खेल में वो बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी, वो ने मुकम्मल तौर पर उससे बातचीत बंद कर दी और साथ ही साथ नरगिस बेगम उसे मजिद बदगुमान करती जा रही थी। उन्होंने एक बार भी शादी की तैयारियों में इन्वॉल्व नहीं किया। उसे मार्केट ले जाकर उसकी मर्जी की कोई चीज़ नहीं खरीदी, बल्कि हर चीज़ अपनी मर्जी से खरीदी और साथ साथ हर पल उसे ये भी एहसास दिलाती रही थी कि वो कभी भी जीत का जश्न न मनाए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा देर उसे वहाँ पर टिकने नहीं देंगी। उसके बेटे की ज़िंदगी में किसी ख़ानदानी और अच्छी लड्डू धाकी को लाकर उसका सफाया कर देंगी। सारी ज़िंदगी वो किसी कोने में पुड़ी डिढ़ी रहेगी, सुलगती रह जाएगी और दिन ब दिन उसकी उम्मीद कम होती चली जा रही थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि आर्यन कभी इस बदगुमानी को जहन से निकाल पाएगा, कभी इस रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाएगा या नहीं, और अगर बढ़ा भी लेगा तो नरगिस बेगम उसे कभी नहीं बसने देंगी। ये नफरत कभी भी उसकी जान नहीं छोड़ देगी। शदीद तौर पर मजबूर हो जाती तो घुटनों पर सर टिकाकर बुरी बुरी तरह रो देती। सिर्फ परवरदिगार की जात के अलावा
उसे किसी का सहारा हासिल नहीं था। कभी कभी हमारे बड़े नफरत में हर हद पार करते हुए हमें ऐन जवानी में बुढ़ापे से आशना करवा देते हैं। हम जहनी अजियत में मुब्तला होकर मौत की भीख मांगते रह जाते हैं। हर गुजरता हुआ दिन उसे अंदेशों वसवसों में मुब्तला कर रहा था। उसने तो कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी वो आर्यन के नाम हो जाएगी, इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। जहां तक मुमकिन था उसके बाप ने भी मदद की। मायूसी से उसे अंदर ही अंदर तौड़ रही थी। उस रोज मेहंदी का एक छोटा सा फंक्शन था। मारून कलर के शरारे में बालों में कलर डालकर हाथों में गजरे पहने वो हुस्न लग रही थी। बिल्कुल लाइट सा मेकअप। बाकी कजिन्स उसे फूलों से बने हुए झूले में लाकर आर्यन के पहलू में बिठा दे और वो बस किसी मूर्त की तरह उसके पहलू में बैठी रही। न ही आर्यन ने उसकी जानिब तवज्जो दी थी और न ही वो खुद से उसे मुतवज्जह कर पाई। कुछ ही देर के बाद ब्यूटिशियन को बुला दिया गया। जैसे ही रस्म खत्म हुई, ब्यूटिशियन ने अपनी महारत से उसके बाजुओं को मेहंदी से भरना शुरू कर दिया। हथेली पर सजा हुआ आर्यन का नाम इतना दिलकश लगा कि वो देर तक उसे देखती रही। नरगिस बेगम जिस वक्त कमरे में दाखिल हुई, वो मेहंदी लगवाकर बेड पर बैठी थी। वो उसके करीब ही आकर बैठ गई। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत से गुजरना पुडीडिड रहेगा, वो कह गई थी और उनके करीब आकर वो रो पुडीडिड ही। मम्मी जान, खुदा के लिए हर नफरत को खत्म कर दें प्लीज। मेरे को सच सच बता दें, मेरी जिंदगी बर्बाद ना करें। और उसने बिलकती इल्तिजा की थी और उन्होंने उसे खुद से दूर धकेल दिया। मुमकिन ही नहीं। अपने बेटे की जिंदगी में मैं अपनी मनपसंद बहू लेकर आऊंगी जो उसे डिजर्व करती हो। उसे खद्दी खद्दी सुनाकर वापस पलटने लगी थी और फिर एक नजर उसकी मेहंदी पर डाली। आगे बराहज कर उसके हाथ में सजे हुए आर्यन के नाम को उंगली से मिटा दिया। वो तकलीफ से आंखें मीच कर रह गई। काश उसके बाप ने उसे कभी यहाँ न छोड़ा होता, लेकिन काश के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होता। अगला दिन हंगामों से भरा हुआ था और इसी लिबास में उसके पहलू को 4 चांद लगा गई। दोनों ने गोया एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। कजिन्स के भरपूर इसरार पर आर्यन ने पलटते उसके चेहरे पर फैला हुआ चालीदार घूंघट अल्ट दिया था। वो काफी देर उसके दिलकश चेहरे को देखता रहा। बला शोभा वो बहुत हुस्न लग रही थी। मासूमियत और हुस्न का इम्तिजाज ब्यूटिशियन की महारत से किए गए मेकअप ने उसे निखार कर रख दिया। गहरी भूरी आंखें, दिल में सिर्फ उम्मीद फैली हुई थी। वो काफी देर उसके चेहरे को देखता रहा और फिर नजरों का जाविया बदल लिया। रुखसती क्या ही थी, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाना। लेकिन दिल में फिर भी अंदेशे थे, आने वाले वक्त के खदशे थे। बहू की तरह कोई भी रस्म नहीं निभाई गई, बस चुपचाप उसे लाकर आर्यन के बेड पर बिठा दिया गया जो हल्का फुल्का जैस्मिन की पत्तियों से सजा हुआ था। मम्मी जान ने कहा था कि जिस रोज उनके बेटे से अपना हक वसूल करेंगी, उस रोज आराम से महरूम हो जाएगी। और मम्मी का बेटा था जो उसे इतना बदगुमान हो गया था कि नजर मिलाने से भी गुरेज कर रहा था। कल वो इस बेड पर किसी और हैसियत से थी और आज वो बगैर किसी से डरे अपनी हुकूमत की धाक जमाए बैठी थी। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, एक नजर उसके सजे हुए वजूद पर डालकर रुख मोड़ दे। गद्दी उतारकर आईने के सामने रखी और कब्दे तब्दील करने चला गया। काफी देर वो इंतजार करती रही, जबकि वो बेड की दूसरी जानिब आकर लेटा नहीं था। तुम्हारी पायल और तुम्हारी चुद्दियों की आवाज मुझे डिस्टर्ब करेगी, लिहाजा बेहतर है उतार कर सो जाओ। ये ना हो कि कल लोगों के सामने मुझे जिल्लत देने के लिए तुम्हें नया बहाना मिल जाए। उसका तो पूरा अंदाज ही बदला हुआ था। दोनों के दरमियान वो अनदेखी दीवार हाइल हो चुकी थी जो मुस्तहकम से मुस्तहकम होती जा रही थी। अपना कांपता हुआ हाथ उसने आर्यन के कंधे पर रखा और वो ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया था। मेरे करीब मत आना, कोशिश भी मत करना कि मैं दोबारा तुम पर एतमाद करूंगा। तुम्हारे हुस्न और मासूम चेहरे के पीछे चालाक के भयानक राज छिपे हुए हैं जिन्हें मुझ जैसे शख्स कभी नहीं समझ पाएगा। वो भरी भरी नजरों से उसे देखती रह गई। मेरी बात तो सुन ले, एक बार उसने दोहराया था और वो ने हाथ जोत दहाते उसे खामोश करवा दिया। जितना सुनना था सुन चुका हूं। तुम जैसी ड्रामेबाज लद्ददिकियां जिंदगी में आकर सिर्फ जिंदगी बर्बाद ही करती हैं। बस उस रोज उसने अपनी जिद, बदगुमानी और अना में इस हुस्न रात को भयानक बना दिया। उसने कभी नहीं सोचा था वो उसे दस्तरस होने के बाद उसे दूर चला जाएगा
इतना दूर कि उसके सामने होते हुए भी उसे पा नहीं पाएगा। सुबह सवेरे वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। हालांकि सबने मना किया था, लेकिन उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि ये सब कुछ उसके लिए मानी नहीं रखता। वो दुखी नजरों से बस उसकी पुश्त को घूरती रही। नाश्ता खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में जा रही थी, जो नरगिस बेगम ने उसका बाजू घसीटा और उसे लाकर किचन में पटक दिया। दुल्हनों की तरह किसी और को नाज नखरे दिखाना। आज के बाद सुरैया से ज्यादा काम तुम करोगी, क्योंकि मैं सुरैया की तनख्वाह कम कर रही हूँ और काम का बोझ भी। नरगिस बेगम ने तो कामों का एक बोझ उसके कंधों पर ला दिया। आर्यन के आने का वक्त होता तो वो किचन में फंसी होती, लेकिन उसके बावजूद उसने आर्यन की हर जिम्मेदारी को अपने हाथों से पूरा करना खुद पर फर्ज समझ लिया था। वो चाहती थी चाहे वो बदगुमान रहे, लेकिन उसी का रहे, क्योंकि नरगिस बेगम से कुछ बैद नहीं था। अभी भी वो यूं ही नाराज फिरता, लेकिन गुजरे वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी आ रही थी। अब उसकी बातों का जवाब दे देता, उसकी बात सुन लिया करता, लेकिन उसके करीब आने से गुरेज करता था। हफ्ता गुजर चुका था उनकी रुखसती को, और बदकिस्मती इस कदर हावी थी कि उसने एक शाम भी इस शख्स के साथ अकेली नहीं बताई। उस रोज वो किचन में काम समेटकर कमरे में जा रही थी, जब नरगिस बेगम के कमरे से आने वाली हल्की आवाजों पर उसके कदम जम गए। ये रिश्ता उसके लिए सिर्फ एक अना का मसला है। तुम अभी भी नहीं समझ रहे। मैं चाहती हूं कि तुम दूसरी शादी करो मेरी मर्जी से। उसका दिल कांप गया था। चेहरे पर पसीने के कतरे नुमायां होते गए। अकबर मियाँ उस वक्त तारिक साहब के कमरे में थे और वो आज नरगिस बेगम के पास अकेला था। उसने तुम्हें लोगों की भिड़ंत में जिल्लत व रुस्वा कर दिया। तुम शौहर हो, लेकिन एक बार भी तुम्हें करीब नहीं आने दिया। अम्मी, उसका कसूर नहीं है। मैंने खुद उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, और मेरे ख्याल में ये सजा उसके लिए काफी है। वो वहां से हट गई थी। यहाँ खड़ीडे होकर दिल जलाने का कोई फायदा नहीं था। नरगिस बेगम उससे वो आखिरी सहारा भी छीनने जा रही थी। कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। भला वहां से दस्तबरदार होना आसान था? हरगिज नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी दूसरी शादी करने में हरज नहीं है। तुम्हें सिर्फ निकाह करना है। तुम्हारी खाला सबाह का रिश्ता देने के लिए तैयार हैं। एक निकाह बाप की मर्जी से और एक निकाह अगर मेरी मर्जी से हो जाएगा तो। आर्यन ने मुंह मोड़ धलिया था। मेरे बस में नहीं है। मैं उसके अलावा किसी को वो मकाम नहीं दे सकता। वो हार गया था, और नरगिस बेगम को ये किस गवारा नहीं था। वो बस जहर भरी नजरों से अपने बेटे को देखती रही। जब वो कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आया, भीगी भीगी पलकों को वो शख्स बह जाओ जमाए खड़ी रही। वो उसे कभी नहीं खो सकती थी। आगे बढ़ती उसके सीने पर सर रख गई। मेरी जिंदगी में वो खसारा होंगे जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर दस्तबरदारी लाजिम हो तो फिर मेरी जात से ही मकड़ी ढिठ जाएगा। इस नाम को अपने नाम से जुदा कर दीजिएगा। वो तडीडी ढाप कर रो रही थी, और पहली मर्तबा वो उसके यूं शिद्दत से रोने पर पिघल गया। तुम्हारी जिंदगी में मैं कोई मकाम नहीं रखता। मुझे इस बात का अंदाजा है। उसके हाथों में अरबों से देख के वो रोए जा रही थी। काश आप एक बार मेरा यकीन कर लें। मैं किस कदर मजबूरी में फंसी हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि आपके कमरे में एक रात सोने का खसारा आपको खोना होगा। आर्यन की बात सो गई, और वो उसके जज्बात को जगा रही थी, उसके एहसासात को जगा रही थी। उसे कमर से थामती हुई उसके चेहरे को बेहदा करीब करके उसके लबों पर झुकता चला गया। भला उसके लिए आसान था। वो लद्दगी जो पिछले इतने सालों से उसे वाबस्ता रही। चाहे बातचीत नहीं होती थी, लेकिन दिल अपने हद बागल में यूं हद से गुजर जाता है कि एक ऐसे शख्स को जाने लगता है जिसे मंसूब हो, जिसका नाम अपने नाम के साथ जुद्धा हो। सुन ले, उसकी जानिब हमकता चला जाता है। अपने पैरों को ऊपर किए उसके लबों को अपने लबों से जोदद कर उसे पागल करती जा रही थी, और वो पागल होता जा रहा था। सारे वहम, सारे बदगुमानियां पसपा डालकर एक दूसरे पर अपने हक को तस्लीम करते हुए वो दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए। नरगिस बेगम को बेटे की जानिब से जो हार मिली थी, वो कभी भी इस हार को तस्लीम नहीं कर सकती थी। वो तो पागल हो चुकी थी। अगला पूरा दिन वो अपने कमरे में ही रही। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आर्यन का नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से इन चीजों पर हक की तरह मुसल्लत नहीं होने दूंगी। शदीद गुस्से और झंझलाहट में वो अपना आप ही खो बैठी थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि अलीना का गला घोंट कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती।
मेहर आर्यन की जिंदगी से निकालकर अपने बेटे के लिए अपनी मर्जी की बहू लेकर आती। नाश्ते की टेबल पर उन्होंने एक दूसरे के बेहदाहा करीब होकर उन्हें मुस्कुराकर जहनी अजियत देते हुए देखा था। उनके तन बदन में आग लग गई। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। आज अलीना के चेहरे की रंगत ही और थी और उनका बेटा बात बात पर मुस्कुराए जा रहा था। नाश्ता खुशगवार माहौल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने लबों पर चुप का कफल लगाए रखा। सारे काम मुकम्मल करने के बाद जिस वक्त वो अपने कमरे में गई, नहाकर फ्रेश हुई, अपने लिए बेहतरीन लिबास निकाला और बालों को सुलझा रहे थे। जब नरगिस बेगम कमरे में दाखिल हुई तो आखिर तुम जीत गई। मेरे बेटे को पा लिया तुमने और अब अपनी किस्मत पर नाजांग खड़ित दी हो। उनकी आंखों से शोले गिर रहे थे। उसने पलटकर एक नजर नरगिस बेगम के चेहरे पर डाली। उसे यकीन हो चुका था अगर अपने लिए खुद नहीं खरीदा होगी तो ये हमेशा के लिए उससे छीन लिया जाएगा। उसने हल्का सा मुस्कुराकर उनके चेहरे को देखा था। आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा मुतमिन है। इससे बढ़ाकर आपको और क्या चाहिए? माँ बाप तो सिर्फ औलाद का सुकून चाहते हैं। और उन्होंने उसके बालों को मुट्ठी में दबोचना चाहा। उसने फौरन उनका हाथ पगडीडीडीस लिया था। नहीं मम्मी जान, अब और नहीं, बस करें, रहने दे। नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा। देख लूंगी मैं तुम्हें, याद रखना। तुम गुस्से में उसे धमकी से नवाजते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। ये तकरीबन शाम के करीब का वक्त था जब बाहर दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। यूं लग रहा था जैसे कि उन्होंने ना जाने कितनी देर से मंसूबा बनाया हो। सीढ़ियों पर खड़िदे होकर उन्होंने अलीना को आवाज दी। वो फौरन ही कमरे से बाहर निकली थी और उनके करीब आई। हैरत से वो उन्हें देख रही थी। जब उन्होंने महसूस किया था कि आर्यन अंदर दाखिल हो रहे, वो बिल्कुल उनके सामने था। नामहसूस तरीके से उन्होंने अलीना का हाथ पकड़ी डीढ़ा और फिर अगले लम्हे अपने पैर को मोड़ धकर गिरी थी। अलीना हकाब का रह गई। उसने फौरन उन्हें पगड़ी डीढ़ना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही वो सीढ़ियों से फिसलती चली गई। ये उनका प्लान था। वो आर्यन के सामने ये जाहिर करना चाहती थी कि अलीना ने उन्हें धक्का दिया है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस बुढ़ापे में अपने वजूद को संभालना किस कदर मुश्किल होगा। वो बुरी तरह सीढ़ियों से गिरी और चिल्लाते हुए अलीना उनकी जानिब दौड़ थी। उनके माथे पर बड़द्दा गहरा जख्म आया था। सुर्ख सयाल फर्श पर बिखरता चला गया और उसके साथ ही टांग में उठने वाले शदीद दर्द ने उन्हें साकित कर दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने पर वो अपने हवास खोती चली गई। आखिरी बार उन्होंने अलीना को खुद पर झुकते हुए देखा था। वो उन्हें अपने बाजुओं में उठा लिया। कुछ भी समझने का मौका नहीं था। उसने फौरन ही हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी टांग टूट चुकी थी और साथ ही माथे पर आने वाले जख्म पर टांके लगा दिए गए। सुबह तक वो होश में आ गई। रात भर उन्हें सुकून और अदवियात के जेर असर सुलाया गया। उनका पूरा वजूद दर्द से भरा था, लेकिन फिर भी वही अंदाजा लगाने से कासिर थी कि परवरदिगार ने वो ड्रामा हकीकत में बदल दिया। उन्होंने सोचा था वो बस थोड़ा सा गिरेंगी और फिर चीखते हुए सारा इल्जाम अलीना पर लगा के आर्यन की नजरों में उसे गिरा देंगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि कुदरत उसे अपने खेल के तौर पर बदल सकती है। बेशक वो बेडिडी चाल चलने वाला है। उन्हें डिस्चार्ज करके घर में लाया गया। उसने सुरैया को मुखत्तस कर दिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ नरगिस बेगम का ख्याल रखे। घर का सारा काम वो खुद संभाल लेगी, क्योंकि उसे अंदाजा था नरगिस बेगम कभी भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी। जब उन्हें दर्द होता तो चिल्लाने लग जाती। गुस्सा करना सुरैया को गाली गलौज, सब्र नाम की तो कोई चीज ही उनके अंदर नहीं थी। और सुरैया 3 ही दिनों में अकता गई। उसने कह दिया था वो नरगिस बेगम को नहीं संभालेंगी, चाहे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। उनके लिए आसान नहीं है रात रात भर जागना, नरगिस बेगम की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना और उसके बावजूद भी उनसे बातें सुनना। कोई बात नहीं, आप घर के काम का संभाल लीजिए, मामा जान को मैं खुद देख लूंगी, उसने इत्मीनान से कह दिया। नरगिस बेगम उसे देखती रह गई। मोहताजी के इस आलम में उन्हें अंदाजा था कि वो भी उसके साथ वही सुलूक करेगी जो सुलूक वो आज तक दोहराती आई थी। लेकिन वो तो किसी को बताने से भी कासिर थी कि आकर किसी से कुछ कहती तो क्या कहती। सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा कोई चारा नहीं था। और फिर उसने कर दिखाया। अपनी नेक नीति से वो नरगिस बेगम की खिदमत में जुट गई। उसने सब कुछ फरामोश कर दिया था। सुबह उनका मुंह हाथ धुलाकर उन्हें नाश्ता करवाना, दवा देना, उनकी ड्रेसिंग करना, उनका ख्याल रखना, हर लम्हा उन्हें मयस्सर रहना, हत्ता कि उन्हें नहलाकर
उनके कपड़े तब्दील करना, बाल सुलझाना, और 2 ही दिनों में नरगिस बेगम तो यूं साकित हो गई जैसे उनसे कौद गोई ही छीन ली गई हो। उस वक्त अपने अंदाज पर गौर करें जब हुकूमत आपके हाथ में हो, जब वक्त आपकी मोहताजी में चल रहा हो। ये ना हो कि कल वक्त अपनी काया पलट दे, आप हाथ मलते रह जाएं। आप किसी ऐसे शख्स के मोहताजी में आ जाएं जिस पर दूर हुकूमत में आपने बेदर्दा सितम ढाया हो, और फिर आपके पास शर्मिंदगी के अलावा कोई चारा ना हो। वो बस उसका चेहरा देखती रह जाती जिस पर इत्मीनान था। हालांकि वो बहुत कम उम्र थी, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे इतने बड़े दिल से नवाजा था। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और नदामत के अलावा कुछ नहीं। उनकी खिदमत के दौरान उसने खुद को भी फरामोश कर दिया, खुद गिराई गाकर सिर्फ एक माँ की तरह उनका ख्याल रखा था, उन्हें हर वक्त मयस्सर। वो आज भी बेपनाह खुश था। वो हर रात उसे अपनी मोहब्बतों से नवाजता था। हर दिन का आगाज उसकी बाहों से होता और वो उसी पर शुक्रगुजारी करती। खुदा ने उसे जितना नवाजा था, किसी से बदला लेकर या किसी के बारे में गलत सोचकर वो उसे खो नहीं सकती थी। और अब नरगिस बेगम की खामोशी से बता रही थी कि उनके अंदर कौन सी हलचल बपा है। उन्हें अपने सहारे से वो आहिस्ता आहिस्ता लान में चहलकदमी करवाती, उनकी व्हील चेयर को घुमाकर उन्हें हर वो चीज़ दिखाती जो उनके मूड को खुशगवार करे, और वो भी सरापा बदलने लगी थी। उनकी बातों पर खिलखिलाकर हंस लेती, कभी कभी उसके हाथ थाम कर बस उसका चेहरा देखती रह जाती। शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जुबान से इकरार कर लेती। अगर बुराई का जवाब नेक नीति से दिया जाए तो अच्छाई इस कदर गालिब आ जाती है कि वो सारे मसाइल को निगल जाती है। आपके पास सिर्फ इत्मीनान होता है, सुकून होता है, नियामत खुदावंदी होती है। उस रोज उन्होंने आर्यन को अपने कमरे में तलब किया और कहा था वो सिर्फ अकेला है। अकबर मियाँ और तारिक साहब को भी बुला लिया। उसके दिल में एक बार फिर खदशात फैलने लगे। जाने मम्मी जान क्या कहने वाली हूँ, उनका क्या फैसला होगा। सो बातें थीं जिन्होंने उसे झंझोड़ के रख दिया था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई नरगिस बेगम की नजरें अपने हाथों पर मरकूज थीं। चेहरे पर अजीब सी नदामत थी, आंखों में पछतावा और लब खामोश थे। वो हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। अकबर मियाँ और तारिक साहब खुद नहीं जानते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। बहू अब कह भी दो, आखिर क्या मसला है बेटा। तारिक साहब की शफीक आवाज पर उन्होंने सर उठाकर उसे देखा और फिर फूट फूट कर रो पुड़ी ही। बहू ने आगे बरखाच कर उन्हें कंधों से थाम लिया था और अपने साथ लगाते हुए भी उनके सर पर लब रखे। इन सबको यही लग रहा था शायद वो अपनी मोहताज हो जाने पर अफसुर्दा हैं। हकीकत तो ये थी कि अब वो खुद चलने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता तो हालात बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे थे। तो फिर लेकिन शायद वो रात इकरार की रात थी, नदामतों के इजहार की रात थी। अब्बा जी, मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद हो सकता है आप तीनों मुझे अपनी नज़रों से गिरा दें। उन्होंने बात का आगाज़ किया था और फिर पहले रोज से लेकर आखिरी दिन तक वो सब कुछ बयान कर दिया जो उन्होंने किया था। उस रात का मामला वो आज बस हैरत से उन्हें देखता रह गया। उस रोज उसकी भीगी भीगी नज़रें, उसका रोना, उसका मिंट समाजत करना, वो सब कुछ किसी मंजर की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। अकबर मियाँ भी हैरान व परेशान बैठे थे और तारिक साहब के चेहरे पर गहरा दुख था। उनकी मौजूदगी, उनकी नवासी को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ी था। अम्मी, आपने ये सब कुछ क्यों किया? आप जानते हैं कि ये सब कुछ आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। मैं मोहब्बत करता हूँ अलीना से। वो मेरी बीवी है, मेरा सुकून और मेरी इज्जत है। अगर अलीना मुझसे छीन ली जाती तो शायद मैं सारी जिंदगी के लिए मायूस और अकेला PDDDH जाता। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप सबके सामने हाथ जोड़ते हुए अपना सर अपने हाथों पर टिका दिया। नरगिस बेगम, तुम्हें माफ़ी तो इस बच्ची से तलब करनी चाहिए जिसका जीना तुमने मुहाल कर रखा था। वो बस खामोश आंसू भरी नज़रों से अकबर मियाँ को देखती रह गई और तारिक साहब तो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए थे। उनका दिल बेहदहा अपनी बेटी को याद कर रहा था। अपनी माँओं को हर हाल में जिंदा रहना चाहिए। जब माएँ नहीं होती तो हर तरफ मायूसी और बददली फैल जाती है। हर एक शख्स हमारे लिए हमारी जान का दुश्मन बन जाता है। शायद लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि वो लब खामोश हो गए हैं
जो हर वक्त हमें अपनी दुआओं से नवाजते थे। वो आंखें जो हमें देखकर सुकून पाती थीं अब मूंद ली गई हैं। वो हाथ जो हमें जरा सी तकलीफ में देखकर दुआ के लिए उठ जाते थे, उन्हें खाली लौटा दिया गया है। शिकस्ता कदमों से चलते हुए आर्यन अपने कमरे में आया था। वो बेताबी से टहल रही थी। उसने पलटकर पत्थर होती नजरों से आर्यन को देखा। उसे खो देने का अंदेशा आज भी वाजह था और आर्यन ने आगे बरकरार रहकर खींचते हुए उसे अपने सीने में भिंच लिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम रियली सॉरी। उसके कंधे पर सर रखकर वो रो रहा था। यही तो पछतावा होता है जब ये अर्ध गिर्द से घेरता है, तब नदामत के आंसू खुद ब खुद आंखों की दहलीज से गिरना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ है आर्यन? क्या कोई बात हुई? मुझे बताएं प्लीज। आप रो क्यों रहे हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो बेताबी से उसके आंसू साफ करते हुए उसे देखती रह गई। तुम वादा करो कभी किसी सूरत भी मुझे छोड़ कर नहीं जाओगी, कभी भी मायूस नहीं होगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। और उसने दोनों हाथों को आर्यन के हाथों पर रख लिया था। उसने बारी बारी उसकी हथेलियों को लबों से छू लिया। मैं बस यही कहूंगा कि अम्मी ने तुम्हारे साथ जो भी किया, अगर तुम उन्हें बख्श दो तो ये तुम्हारा बेडीडीदापन होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेकर अलहदा घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, जहां तुम्हें कभी कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। और वो हैरान रह गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा घर है, हमारे माँ बाप जहाँ रहते हैं हम वहीं रहेंगे। और आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लब सजा दिए। नरगिस बेगम को उसने माफ कर दिया था, बल्कि उसी रोज माफ कर दिया था जब उन्होंने नदामत भरी नजरों से उसका चेहरा देखा था। उन्हें यकीन था उनका दिल बदल चुका है, और फिर वो हरगिज नहीं चाहती थी कि एक बदले हुए दिल को एक बार फिर मायूसी और नदामत में धकेल दे। इस शाम वो आर्यन के साथ घूमने गई। एक हुस्न शाम आर्यन ने अपने हाथों से उसकी कलाइयों में मोती के हार वाले गजरे सजा दिए। तुम जानती हो, तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला वो सरमाया हो जिसके बाद किसी चीज की जरूरत न रहे, और वो उसे घमा कर अपने बाजुओं में लपेट चुका था। मैं हमेशा आपकी मोहब्बतों पर ममनून रहूंगी। वो नम आंखों से उसे देखती रह गई और आर्यन ने बारी बारी उसकी आंखों पर लब रखे थे। घर आने में देर हो गई। हालांकि उसने बहुत जल्दी की थी। फौरन अपने कमरे में अपना बैग रखते हुए दुपट्टा लेकर किचन की जानिब भागी। किचन के करीबी खुशबुओं की लहरें उसके अर्ध गिर्द फैल गईं। वो हैरत में डूबी हुई आंखों के साथ किचन की दहलीज पर खड़धीती रह गई। मम्मी जान आप और नरगिस बेगम ने मुस्कुराकर उसे देखा था। मुझे अच्छा लगता अगर तुम हैरत से देखकर कहती कि अम्मी जान आप। बरहती मुस्कुराहट से उसे देख रही थी और उसने आगे बढ़ा कर उनके माथे को लबों से छू लिया। थैंक यू सो मच अम्मी जान। ममनून आंखों से नहाल खड़ी थी। एक हुस्न शाम के बाद मेरे बेटे और बेटी के लिए उनका मनपसंद डिनर तो बनता है। तुम दोनों की माँ ने अपने हाथों से डिनर तैयार किया है। कमरे में जाओ, मैं अभी खाना भिजवा देती हूँ। ममनून मुस्कुराहट से उन्हें देखती हुई वो वापस पलट गई। कभी कभी हम जीत जाते हैं उस वक्त जब अपनी हार तस्लीम कर लेते हैं। कभी कभी खुद को हारने दिया करें, और रिश्तों के सामने जिनके बगैर आपका गुजारा न हो, जो सारी जिंदगी जुड़ने के लिए बने गए हों, क्योंकि जो रिश्तों से हार जाते हैं वो जिंदगी में जीत जाया करते हैं। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई तो अपना फीडबैक दें, क्योंकि हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।